महेश जी ने सामने से निगाह हटाकर अपनी पत्नी ममता जी की तरफ देखा, जो कि अभी भी खाना खा रही थी। यह देख महेश जी ने जल्दी से कहा, अरे ममता, बहू कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं, और तुम इतनी धीरे धीरे क्या खाना खा रही हो? जरा जल्दी करो, कहीं बस छूट ना जाए। ममता जी ने चुपचाप एक निवाला मुंह में रखा और बोली, अरे आप इतना क्यों सोचते हैं जी? बहू को आने दीजिए पहले, और वैसे भी वो हमें बिना बताए थोड़ी चली जाएगी। उसे तो पता है कि हम यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी महेश जी ने कहा, कह तो तू ठीक रही है भाग्यवान, लेकिन इन बस वालों का कोई भरोसा नहीं है। अपने मन के राजा हैं सब। अभी तुम ऐसा करो, ये खाना छोड़ो, बहुत हो गया, अब चलिए। लगता है बहू अभी भी काउंटर पर ही होगी। अपने पति की बात सुनकर ममता जी ने खाना बीच में ही छोड़ दिया और धीरे से कहा, हाँ, बहू कह तो रही थी कि सुमित के लिए खाना पैक करवा लेती हूँ। चलो देखते हैं बहू कहाँ रह गई। दोनों धीरे धीरे होटल के काउंटर की तरफ बढ़े। निगाहें बहू को ढूंढ रही थी। उम्मीद थी कि बस कुछ कदमों की दूरी पर उनकी बहू प्रिया उन्हें खड़ी मिलेगी, हाथ में पैकेट लिए मुस्कुराती हुई। लेकिन काउंटर तक पहुंचते ही दोनों वहीं ठिठक गई। अपनी बहू को वहां न देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रिया, महेश जी ने थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश की, जैसे प्रिया कहीं आस पास ही हो। ममता जी भी इधर उधर देखने लगी। अरे कहाँ गई प्रिया? अभी तो यही थी। महेश जी को अब लगने लगा था कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ते हुए काउंटर पर बैठे लड़के से पूछा, बेटा, अभी कुछ देर पहले मेरी बहू आई थी, हरी साड़ी में, यही खड़ी थी, कहाँ गई वो? तो लड़का कुछ सोचते हुए बोला, बाबूजी, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, पर हाँ, हरी साड़ी वाली एक मैडम आई तो थी। उन्होंने खाना पैक करवाया था, लेकिन वो तो थोड़ी देर पहले ही चली गई। चली गई? महेश जी की आवाज़ अब कांपने लगी थी। वो पल भर को कुछ समझ नहीं पाए। फिर वहाँ से मुड़े और ममता जी से बोले, ममता, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि बस निकल गई हो और जो मैं सोच रहा हूँ वो सच ना हो जाए। तो ममता जी ने कहा, अरे आप क्यों घबरा रहे हैं? प्रिया तो जानती है कि हम यही हैं, फिर बस हमें छोड़कर कैसे चली जाएगी? लेकिन महेश जी की आंखों में डर गहराता जा रहा था। उन्होंने कहा, ममता, कई बार जिंदगी में जो हम सोच भी नहीं सकते वो हो जाता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने ममता जी का हाथ थामा और तेजी से होटल के दरवाजे की ओर बढ़े। लेकिन उनकी रफ्तार से कहीं तेज वो बस थी जो अब कई मोड़ पार कर चुकी थी। महेश जी ने बाहर निकलते ही इधर उधर नज़र दौड़ाई तो होटल के बाहर कुछ दूरी पर 2-3 और गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन वो बस वो अब वहाँ नहीं थी। महेश जी की सांसें अटक गई। उन्होंने सड़क के किनारे दौड़ती निगाहों से देखा, लेकिन बस दूर तक कहीं दिखाई नहीं दी। ममता, बस तो निकल गई शायद। उनकी आवाज़ भर्रा गई तो ममता जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने घबराते हुए कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन टूटती जा रही थी। महेश जी ने जेब से मोबाइल निकाला तो उसमें नेटवर्क नहीं था। उन्होंने 2-3 बार मोबाइल को ऊपर उठाकर देखा, घुमाया फिराया, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल ही टिमटिमाते रहा। यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा। उन्होंने चिढ़कर कहा और फिर गहरी सांस ली। ममता जी अभी भी सड़क की ओर देख रही थी, आंखों में आंसू लिए, एक उम्मीद के साथ। फिर वो धीरे से बोली, सुनिए जी, शायद बस थोड़ी दूर खड़ी हो, क्या पता खराब हो गई हो। बस करो ममता। अब महेश जी की आवाज़ बदल चुकी थी। उनकी आंखों में अब असहायता नहीं, एक संघर्ष का संकेत था। हमें अब खुद सोचना होगा। अब हम दो ही हैं इस वक्त और हमें अपने लिए रास्ता बनाना होगा। तो ममता जी कांपते हाथों से बेंच का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। अब हम क्या करेंगे जी?
उन्होंने आंखों में आंसू लिए पूछा तो महेश जी उनके पास बैठते हुए बोले, तुम घबराओ मत भाग्यवान, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बार रास्ता समझ में आ जाए, हम घर जरूर पहुँचेंगे, चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। कहते हुए महेश जी फिर से उठे और होटल के काउंटर पर पहुंचकर उस लड़के से बोले, बेटा हमारी बस निकल गई और मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या आप हमें एक कॉल करने दोगे? हमारा बेटा भी उसी बस में है। तो काउंटर वाले लड़के ने तुरंत कहा, हाँ हाँ मैं कॉल करवा देता हूँ, ये लीजिए फ़ोन। महेश जी ने जल्दी से नंबर डायल किया, एक बार फिर 2 बार, लेकिन हर बार एक ही जवाब, इस नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। उन्होंने रिसीवर धीरे से रख दिया। चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। वापस आए तो ममता जी ने पूछा, क्या हुआ जी, फ़ोन लगा क्या? नहीं लग रहा ममता, बार बार यही कह रहा है कि संपर्क नहीं हो पा रहा। उनकी आंखें भीगने लगीं। तभी होटल के कोने में बैठा एक लगभग 20 साल का लड़का जो वहाँ काम करता था, उनकी बातें सुन रहा था। वो उठकर उनके पास आया और बोला, बाबूजी आपको कहाँ जाना है? तो महेश जी ने लड़के को देखा, जैसे किसी उम्मीद की किरण नजर आई हो। बेटा हमें जयपुर जाना है, 4 धाम से लौट रहे हैं, लेकिन बहू हमें यहाँ खाना खिलाने लाई थी और अब पता नहीं क्या हुआ, बस चली गई। लड़का थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, आप फिक्र मत करो, मेरे चाचा जी टैक्सी चलाते हैं, यही पास में रहते हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ, शायद वो आपको बस के रास्ते तक छोड़ दें या आगे कोई मदद करवा सके। ये सुन ममता जी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा भगवान तेरा भला करेगा, हमें बस अपने घर तक पहुँचा दो। तो लड़के ने सिर हिलाया, आप चिंता मत कीजिए माँ जी। कहते हुए वो तेजी से मोबाइल लेकर बाहर निकल गया। महेश जी ने ममता जी की ओर देखा और बोले, देखा ममता, भगवान हर मुसीबत में किसी न किसी को भेजते हैं, बस हमें भरोसा रखना चाहिए। वो बोल ही रहे थे कि तभी एक उम्मीद की आहट सुनाई दी। एक पुरानी सी टैक्सी होटल के सामने आकर रुकी। टैक्सी में से एक आदमी उतरा और हाथ जोड़ते हुए बोला, अम्मा बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ममता जी हल्की सी मुस्कुराई, बेटा भगवान भला करे तुम्हारा, तुमने तो फरिश्ते जैसा काम किया है। लेकिन तभी महेश जी कुछ सोचने लगे। चेहरे पर एक असमंजस और हल्की ग्लानि उतर आई। तभी टैक्सी वाले ने उनकी आंखें भांप ली। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और महेश जी के हाथ पर रखते हुए बोला, बाबूजी ये रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगे, कुछ चाय पानी के लिए। तो महेश जी हड़बड़ाकर बोले, नहीं नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। पर उस टैक्सी वाले ने उनकी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती पैसे उनके हाथ में थमा दिए और उन्हें टैक्सी में बिठा लिया। अब ममता जी को नई उम्मीद दिख रही थी कि शायद ये सफ़र उन्हें फिर से अपने बेटे से मिला दे। उधर बस अभी पहाड़ी रास्तों के सक्रिय मोड़ों से गुजर रही थी। सुमित अब नींद से धीरे धीरे जाग रहा था। उसने आंखें मलते हुए चारों ओर देखा और फिर अपनी माँ और पिताजी की सीट की तरफ देखा जो खाली पड़ी थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया, फिर सीधा उठ बैठा। प्रिया, उसने धीरे से अपनी पत्नी को पुकारा तो प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हाँ, उठ गए आप? प्रिया, माँ और पिताजी कहाँ हैं? सुमित ने हैरानी से पूछा। तो प्रिया ने पल भर को चौंकते हुए पीछे की ओर देखा, फिर बोली, वो तो वहीं पीछे ही बैठे थे, मैंने देखा था जब हम होटल से लौटे। पीछे? सुमित अचानक सीट से उठ खड़ा हुआ और बस के पिछले हिस्से तक गया। हर सीट पर नज़र डाली, लेकिन माँ पिताजी कहीं नहीं थे। उसका दिल धक से रह गया। वो वापस आया और थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, प्रिया, माँ पिताजी इस बस में नहीं हैं। प्रिया थोड़ी हड़बड़ा गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो देखा था कि वो खाना खा रहे थे
और मैं तो पैकेट लेकर बस में चढ़ गई थी। शायद क्या प्रिया? सुमित की आवाज़ थरथराने लगी थी। तुमने कहा था कि तुम खाना पैक करवा रही हो और माँ पिताजी। प्रिया और बौखला गई। उसने धीरे से कहा, मैं समझी कि वो पीछे बैठ गए होंगे, लेकिन लगता है शायद वो बस में चढ़े ही नहीं। क्या? सुमित की आवाज़ तेज हो गई। तुमने उन्हें देखा भी नहीं कि वो बस में चढ़े हैं या नहीं? तो प्रिया डरते हुए बोली। मैंने सोचा वो कुछ और बोलती। तभी सुमित गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम सोचती रह गई और मेरे माँ पिताजी पीछे छूट गए। फिर वो आगे जाकर बोला, ड्राइवर बस रोको, वापस चलो, मेरे माँ पिताजी बस में नहीं हैं। सुमित की आवाज़ पूरी बस में गूंज गई थी। बस के भीतर अचानक सन्नाटा छा गया। चारों ओर बैठे यात्री हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ड्राइवर ने जब नहीं सुना तो सुमित फिर से बोला, ड्राइवर रुक क्यों नहीं रहे, बस वापस मोड़ो। तो इस बार ड्राइवर ने गुस्से से जवाब दिया, भाई साहब ये प्राइवेट टूर बस है, बीच रास्ते में यू टर्न नहीं कर सकते, और वैसे भी रात का समय है, पहाड़ी रास्ते हैं, रिस्क नहीं ले सकते। कहते हुए ड्राइवर ने एक नज़र सुमित पर डाली और फिर थोड़ी नरमी से बोला, हाँ एक काम कर सकता हूँ, आगे लगभग 20-25 किलोमीटर पर एक छोटा सा स्टॉप आता है, वहाँ मैं बस रोक दूँगा। आप वहाँ से कोई दूसरी गाड़ी या बस पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी इस रास्ते पर इतनी रात को शायद ही कोई और वाहन मिले। अब बस पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और सुमित की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसका दिल बेचैनी से उछल रहा था। नज़र बार बार खिड़की से बाहर जाती और मन में बस एक ही सवाल घूमता, माँ पिताजी अकेले वहाँ किस हाल में होंगे। और ठीक वहीं खिड़की से सटी सीट पर बैठी प्रिया चुप थी। चेहरे पर एक मासूमियत भरी उदासी थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि जो मैं चाहती थी वही हुआ। अब वो दोनों बूढ़े बुढ़िया मेरे रास्ते से हट गए। सुमित का ध्यान अब सिर्फ मुझ पर रहेगा और वो बूढ़े बुढ़िया शायद कभी हमारी ज़िंदगी में लौटकर नहीं आएंगे। ये सोचकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान झलक आई। उसे लगा मानो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट पीछे छूट गई हो। लेकिन सुमित अभी भी बेचैन था। वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और उसके माँ पिताजी कहीं बैठे दिख जाएं। पर हर बार उसकी नज़र खाली सीटों पर जाकर टिक जाती। कुछ देर बाद एक मोड़ पर बस धीरे से रुकी। ड्राइवर ने मुड़कर कहा, भाई साहब आगे छोटा सा ढाबा है, अब यही एक जगह है जहाँ से आप कोशिश कर सकते हैं कोई साधन लेने की। रात बहुत हो चुकी है। सुमित बिना कुछ कहे बस से उतर गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सुमित रुको, मैं भी चल रही हूँ। प्रिया की आवाज़ सुनते ही सुमित पलटा। उसका चेहरा सख्त था। क्यों? तुम्हें क्या करना है साथ आकर? माँ पिताजी के साथ जो हुआ वो तुम्हारी लापरवाही से तो हुआ है। तो प्रिया ने घबराहट का नाटक करते हुए कहा, सुमित मुझे लगा था वो पीछे बैठी गए होंगे, मैं भी परेशान हूँ सच में। सुमित ने गहरी सांस ली और बोला, अब ये वक्त बहस का नहीं है, अब हमें उन्हें ढूंढना है। उसने झट से अपना फ़ोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने दोबारा डायल किया, तभी स्विच ऑफ है। सुमित की आंखें अब छलकने लगी थी। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर चिंता का दिखावा तो था, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। सुमित ने चारों ओर देखा। इतनी रात को ये जगह भी सुनसान है, पर माँ पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसने मन ही मन सोचा। तभी प्रिया ने डरते हुए कहा, अब क्या करेंगे सुमित, कोई गाड़ी भी तो नहीं दिख रही। उसी वक्त सामने से एक पुराना सा ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। सुमित ने हाथ हिलाया तो ऑटो वाले ने रोक लिया। कहाँ जाना है बेटा? हमें शिवम होटल जाना है, जो आगे पुराने हाईवे पर आता है। मेरे माँ पिताजी वहीं छूट गए हैं। तो टैक्सी वाले ने कहा, ठीक है बैठ जाओ। सुमित ने उसे शुक्रिया कहा और प्रिया को चढ़ने के लिए बोल
खुद भी चढ़ गया। करीब आधे घंटे बाद सुमित जैसे ही उस होटल के बाहर पहुंचा तो उसकी नज़र बेचैनी से चारों ओर दौड़ रही थी। वो सीधे रिसेप्शन काउंटर की तरफ भागा। भाई साहब, यहाँ 2 बुजुर्ग लोग बस से छूट गए थे, क्या आपने देखा है? कहाँ है वो? तो होटल के काउंटर पर खड़ा वही लड़का सुमित को देखते ही बोला, अरे भैया, आप लोगों ने तो बहुत देर कर दी। आपके माँ बाबूजी को तो मेरे चाचा बस स्टैंड छोड़कर आए हैं। अब तक तो उन्हें कोई बस मिल भी गई होगी, और अगर नहीं मिली तो वो अभी भी वहीं पर होंगे। ये सुनकर सुमित की जान में जान आई। शुक्र है, अब मुझे बस स्टैंड जाना है। वो फौरन बाहर निकला। प्रिया उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड पर ममता जी की थकी हुई आंखें हर आती जाती गाड़ी को उम्मीद से देख रही थी। तभी पास में बैठे महेश जी ने उनके ओर देखते हुए कहा, ममता, तू यहीं बैठ, मैं बस का पता करता हूँ कि अब तक आई क्यों नहीं। मैं भी साथ में चलती हूँ जी, ममता जी ने धीमी आवाज़ में कहा। तभी महेश जी बोले, नहीं ममता, तू थकी हुई है, तू यहीं बैठ, मैं बस अभी आया। कहकर महेश जी धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ने लगे। अभी कुछ दूर ही चले थे कि तभी एक ट्रक सामने से तेज रफ्तार से आ रहा था। महेश जी एक तरफ खड़े हो गए, लेकिन वो ट्रक उनकी तरफ बेकाबू होकर बढ़ रहा था। किसी नशे में धुत होकर ड्राइवर ने ना साइड लिया और ना ही हॉर्न दिया, और फिर एक जोरदार टक्कर से महेश जी को उछाल दिया। सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया। खून की एक रेखा सड़क पर ठहर गई। ट्रक बिना रुके निकल गया, जैसे उसे किसी की जिंदगी से कोई वास्ता ही नहीं था। लोगों की गाड़ियां पास से गुजरती रही। कुछ ने रफ्तार कम की, कुछ ने सर मोड़कर देखा, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। महेश जी वहीं पड़े थे, सड़क के एक किनारे। तभी दूर से एक सफ़ेद गाड़ी आई। उसकी हेडलाइन जैसे ही उनके शरीर पर पड़ी तो ब्रेक की आवाज़ हवा चीरती चली गई। उसमें से एक युवक उतरा, जिसका नाम था डॉक्टर राजीव। वो दौड़कर महेश जी तक पहुंचा। घुटनों के बल बैठकर उसने महेश जी की नाड़ी टटोली। सांसों को चलते देख धीमे स्वर में बोला, घबराइए मत बाबूजी, आप ठीक हो जाएंगे, मैं डॉक्टर हूँ। उसके स्वर में ऐसा सुकून था जैसे अंधेरे में कोई दीपक जला हो। राजीव ने अपनी जैकेट उतारकर महेश जी के सिर के नीचे रख दी। फिर तेज आवाज़ में अपने ड्राइवर को पुकारा, राजू, जल्दी यहाँ आओ, इन्हें गाड़ी में डालते हैं। कुछ ही देर में महेश जी को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया और तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ गई। इधर ममता जी अभी भी उस बेंच पर बैठी थी, बेखबर उस हादसे से जो कुछ मिनट पहले उनकी दुनिया को तोड़ चुका था। हर गाड़ी की हेडलाइन उनके चेहरे पर उम्मीद के एक किरण छोड़ती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। लेकिन उनके लिए तो अब सवेरा बहुत दूर था, और ये रात शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। समय बीतता रहा, पर महेश जी नहीं लौटे। तो धीरे धीरे उनके चेहरे की मासूमियत टूटने लगी। वो उठी और चारों ओर देखकर अपने पति को कांपती आवाज़ में पुकारा, कहाँ हो जी आप? कहाँ चले गए मुझे ऐसे अकेली छोड़कर? उनकी आंखों से आंसू बह निकले जो अब थमने वाले नहीं थे। वो एक कोने में बैठ गई, मानो पूरा आसमान उनके सिर से उठ चुका हो। उसी वक्त पेट्रोल पंप पर खड़ा एक पुलिस कांस्टेबल ममता जी को यूं अकेले बैठा देख उनके पास आया और बोला, अम्मा जी, आप यहाँ अकेले? कौन है आपके साथ है? तो ममता जी ने कांपती आवाज़ में बस इतना ही कहा, मेरे पति थोड़ी देर पहले अभी यहीं थे। वो बस के लिए पूछने गए थे, पर पता नहीं कहाँ चले गए। तो पुलिस वाले ने उनकी हालत देखकर गहरी सांस ली। माँ जी, आप घबराइए मत, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। आप हमारे साथ थाने चलिए, वहीं से हम खोजबीन शुरू करेंगे। ममता जी डरी सहमी सी उठी, लेकिन कदम लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने एक बार फिर चारों तरफ देखा, शायद कहीं से उन्हें महेश जी दिख जाएं, लेकिन महेश जी उन्हें कहीं दूर दूर तक नहीं दिखे, क्योंकि महेश जी तो एक छोटे से नर्सिंग होम के बेड पर बेहोश पड़े थे। डॉक्टर राजीव ने
उनके सिर पर पट्टी बांध दी, लेकिन टक्कर जोरदार थी। उम्र भी अब साथ नहीं दे रही थी। उधर सुमित और प्रिया, जो एक टैक्सी की मदद से बस स्टैंड तक पहुँचे, पर वहाँ पहुँचते ही उसका चेहरा एक बार फिर उतर गया। चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन ना माँ दिखी और ना ही पिताजी। शायद वो किसी बस में बैठकर घर के लिए निकल गए होंगे। सुमित ने खुद को दिलासा दी, तो प्रिया ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया। हाँ, हो सकता है, आखिर हम बहुत देर से आए हैं। कुछ पल वो वहीं खड़ा रहा, ठंडी हवा में खाली सड़क पर दूर जाती बसों को देखता रहा, लेकिन फिर प्रिया के साथ जयपुर की बस में बैठ गया, इस उम्मीद के साथ कि घर पहुंचते ही माँ पिताजी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलेंगे और वो गलती से बिछड़े हुए फिर से एक हो जाएंगे। पर इधर ममता जी थाने के कोने में चुपचाप बैठी थी, एक कुर्सी पर सिकुड़ी हुई, आंखें दरवाजे की ओर, मानो अगले ही पल महेश जी मुस्कुराते हुए भीतर आएंगे और कहेंगे कि ममता, तू अब भी यहीं बैठी है। लेकिन अब उस पल को बीते हुए 1 घंटा हो चुका था। पल पल भारी हो रहा था। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो ममता जी की आंखें लाल, चेहरा उतरा हुआ, बाल बिखरे हुए थे। वो बिना पलक झपकाए बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी कि महेश जी अभी आ जाएंगे उसे लेने के लिए। लेकिन ममता जी की दुनिया में अभी भी अंधेरा था। उधर जैसे ही टैक्सी सुमित और प्रिया को लेकर उनके घर के सामने रुकी तो सुमित बैग उठाकर उतरा और जल्दी से गेट की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कदम एक पल के लिए वहीं ठिठक गई, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। यह देखकर उसके चेहरे पर उम्मीद की एक रोशनी चमकी। शुक्र है, माँ पिताजी घर आ गए। उसने खुशी से गहरी सांस ली, जैसे कई घंटे में जमी हुई तकलीफ अब खुलकर बाहर आना चाहती हो। माँ पिताजी, आवाज़ लगाते हुए वो दौड़कर अंदर दाखिल हुआ और सीधा उनके कमरे की ओर बढ़ा। पिताजी, कहाँ हो आप? लेकिन कमरा खाली था। वो रसोई में गया, वहाँ माँ भी नहीं थी, तो वो मन ही मन बोला, माँ भी नहीं है। सुमित की आंखों में आंसू तैर गए। उसके गले से एक भारी आवाज़ निकली, अगर माँ पिताजी नहीं आए तो फिर दरवाज़ा किसने खोला? उसी वक्त ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। प्रिया की माँ मोहिनी जी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अरे, तुम लोग आ गए, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? वो मुस्कुराते हुए पास आई तो सुमित ने एक क्षण को उनकी ओर देखा, फिर सीधे प्रिया का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से की ज्वाला एक साथ जल रही थी। पूछिए अपनी बेटी से, कैसी रही यात्रा? गुस्से में बोलकर सुमित दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया और प्रिया सक पकाकर खड़ी रह गई। फिर वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अपनी माँ मोहिनी जी को इशारे से अंदर बुलाया। दरवाज़ा बंद होते ही दोनों माँ बेटी की निगाहें एक दूसरे से मिली। मोहिनी जी फुसफुसाई, तो बता, सब ठीक रहा ना? तभी प्रिया ने होठों पर एक तिरछी मुस्कान बिखेरी। हाँ माँ, सब वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। लेकिन अगले ही पल मोहिनी जी की आंखों में एक अजीब सी कठोरता आ गई। वो धीरे से बोली, बेटी, ये तूने सही नहीं किया। वो तेरे सास ससुर थे, तेरे पति के माँ बाप, जो तुझे कभी कुछ नहीं बोले, बस प्यार ही दिया, और तूने उन्हें अजनबियों की तरह सड़क पर छोड़ दिया। बहुत बुरा किया बेटी तूने। और फिर वो जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ी। यह देख प्रिया ने कहा, माँ, आप भी कमाल करती हैं। मैं तो एक पल को डर ही गई थी कि आपको क्या हो गया जो ऐसा बोल रही हैं। मोहिनी जी हंसते हुए बोली, डर तो तू ठीक ही गई थी, लेकिन तू भूल रही है, ये आइडिया भी तो मेरा ही था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। अब कम से कम मुझे उस बूढ़े बुढ़िया के लिए रोज़ रोज़ खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा, और ना ही सुमित से हर बात में उनकी शिकायतें सुननी पड़ेंगी। और हाँ, अब मैं अपने दोस्तों को भी बेझिझक बुला सकती हूँ। घर मेरा है और अब असली मायने में सिर्फ मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। फिर माँ बेटी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराई, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। उधर ममता जी अभी पुलिस स्टेशन में एक ही आस लगाए बैठी थी
कि शायद उनके पति और उनका बेटा उन्हें लेने आएंगे, लेकिन हर गुजरती घड़ी उनके इंतजार को और गहरा करते जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब ने जब देखा कि अब तक कोई खबर नहीं आई, तो उन्होंने पास के वृद्ध आश्रम की संचालिका से बात की। देखिए बहन जी, ये माता जी कल से यही है, नाम ममता है। सिर्फ इतना कहती हैं कि वो जयपुर से है, उनके बेटे का नाम सुमित है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने के लिए, लेकिन अब इन्हें यहाँ अकेले रख पाना मुश्किल है, इसलिए आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। हम छानबीन जारी रखेंगे और जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको सूचित कर देंगे। तो वृद्ध आश्रम की संचालिका ने सहमति में सिर हिलाया। तो ममता जी धीरे धीरे वृद्ध आश्रम के अंदर दाखिल हो गई। तभी सामने बैठी 2-3 वृद्ध महिलाएं, किसी ने सहारा दिया, किसी ने मुस्कुराकर हालचाल पूछा, पर ममता जी बस चारों ओर देखती रही। मेरा सुमित यहाँ आएगा, वो मुझे लेने आएगा, वो बहुत अच्छा बेटा है मेरा। उनकी मासूम सी उम्मीद अब एक अनकही टिस बनकर वृद्ध आश्रम की दीवारों से टकरा रही थी। वो वहीं बैठकर चुपचाप सामने के पेड़ को देखने लगी और अपने आप में ही खो गई। धीरे धीरे उनकी नज़रों के सामने अतीत की वो तस्वीरें उतरने लगी जो कभी उनके आंगन में रंग बिखेरा करती थी। 4 धाम जाने से पहले सुमित मुस्कुराते हुए उनके पास आया था और उनके पैर छूकर कहा था, माँ पिताजी चलने की तैयारी करो। उसके आंखों में वो चमक थी जो बेटे की आंखों में हर माँ बाप देखना चाहते हैं। तभी महेश जी ने चौंकते हुए पूछा था, अरे बेटा कहाँ जाना है? वही जहाँ पिछले 2 साल से कह रहे हो। सुमित खुश होते हुए बोला। तो ममता जी ने झट से हंसते हुए कहा, 4 धाम यात्रा। हाँ माँ, 4 धाम यात्रा। अब आप दोनों का सपना पूरा होगा। उस दिन घर में जैसे उत्सव का माहौल था। ममता जी की आंखों में वो दृश्य याद आते ही उनके होठों पर एक मीठी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने आंखें खोली तो खुद को वृद्ध आश्रम की बेंच पर अकेला पाया। उनकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई और आंखों से आंसू टपक आए। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। वक्त की चाल तेज थी, लेकिन ममता जी की जिंदगी जैसे एक मोड़ पर ठहर गई थी। वृद्ध आश्रम में हर सुबह वो आंगन की उस लकड़ी की बेंच पर बैठी सोनी आंखों से दरवाजे की ओर देखती, मानो अगले ही पल कोई पुकारेगा माँ। वही दूसरी ओर डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी सुमन महेश जी की देखभाल कर रहे थे। 1 महीने से वो उन्हीं के घर पर थे। उनके लिए महेश जी एक मरीज नहीं, पिता तुल्य बन चुके थे। उधर सुमित अब भी माँ बाप की उम्मीद में हर रोज़ एक नई सुबह शुरू करता। ऑफिस की जिम्मेदारियाँ और घर की दीवारें अब बोझ सी लगने लगी थी उसे, लेकिन अब भी उसने माँ पिताजी का कमरा वैसे ही सजा कर रखा था जैसे वो कभी भी लौट आएंगे और दरवाजे से पुकारेंगे, सुमित बेटा। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उस बेटे के दिल में आज भी एक दुआ बाकी थी, माँ पिताजी आप जहाँ भी हो बस एक बार लौट आओ। प्रिया बाहर से एक आदर्श बहू की छवि ओढ़े हुए थी। हर सुबह जल्दी उठती, मंदिर में दीप जलाती और हाथ जोड़कर धीरे से कहती, भगवान माँ पिताजी जहाँ भी हो सुरक्षित हो। उसके आंखों में चिंता का छलावा था, लेकिन दिल में एक डर छुपा था कि कहीं माँ पिताजी मिल ना जाए और उसकी साजिश बेनकाब ना हो जाए। वो हर समय सतर्क रहती। उधर डॉक्टर राजीव एक दिन अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनकी पत्नी सुमन थाली सजाते हुए बोली, सुनिए जी, मैंने सोचा है इस रविवार हम वृद्ध आश्रम चलें। वहाँ के लिए कुछ राशन और दवाइयाँ भिजवानी थी। तो राजीव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सुमन, और इस बार बाबूजी को भी साथ में ले जाएंगे। राजीव की बात सुन सुमन बोली, पर क्या वो वहाँ जाना चाहेंगे? उन्हें तो अभी तक कुछ याद भी नहीं है। राजीव गंभीर होकर बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उनके चेहरे पर एक बेचैनी रहती है, जैसे कोई उन्हें ढूंढ रहा हो या जैसे वो खुद किसी को ढूंढ रहे हों। तभी सुमन ने कहा, ठीक है ले चलिए साथ है, शायद वहाँ का माहौल उन्हें अच्छा लगे और क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए। राजीव ने सिर हिलाया और महेश जी के कमरे की ओर देखा।
वो खिड़की के पास बैठे थे, सामने आसमान को निहारते हुए, जैसे कोई बहुत दूर छूट चुका सपना देखने की कोशिश कर रहे हों। और फिर अगले ही रविवार को वो दोनों महेश जी को अपने साथ ले गई। गाड़ी धीमे से मुख्य गेट पर आकर रुकी तो राजीव ने ड्राइवर को इशारा किया, सामान निकालो और बाबूजी को संभाल के उतारना। जैसे ही महेश जी इस गाड़ी से बाहर आए तो राजीव ने उनका हाथ थाम लिया और प्यार से बोला, चलिए बाबूजी, अंदर चलिए। महेश जी, जो अभी अपने ख्यालों में डूबे हुए थे, वो धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़ने लगे। उसी समय सामने से एक वृद्ध महिला आई और अचानक एक हल्की सी टक्कर हुई। वो महिला लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि महेश जी ने झट से उन्हें थाम लिया। दोनों की नज़रें मिली और तभी महेश जी के होठों से निकला, ममता। ये कोई और नहीं, ममता जी ही थी। उन्होंने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर कांपती आवाज़ में बोली, आप कहाँ चले गए थे जी, मुझे अकेली छोड़कर। महेश जी की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। ममता, तुम मिल गई मुझे, देखो मैं लौट आया हूँ। वो एक दूसरे से लिपट गए। दो बूढ़े दिल जिन्हें वक्त ने जुदा कर दिया था, आज फिर से एक हो गए। पास खड़ा राजीव ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में भी नमी थी और वहीं सुमन की आंखें भी भर आई। वो धीरे से हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें फिर से मिला दिया। फिर वो आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, अब ये दान आपके हाथों से होगा, जैसे आपने जीवन का सबसे सुंदर उपहार आज पा लिया हो। महेश जी और ममता जी दोनों ने साथ मिलकर वृद्धाश्रम को वो दान सौंपा, जैसे जिंदगी ने उन्हें फिर से जीने का मौका दिया हो। मिलन का ये पल अब उनके लिए एक वरदान बन चुका था। गाड़ी फिर उसी धीमी रफ्तार से वापस लौट चली, लेकिन अब उसमें सिर्फ दो नहीं, 4 लोग बैठे थे। राजीव बार बार पीछे देख रहा था। उन दोनों को यूं साथ देखकर उसके चेहरे पर सुकून तैर गया। घर पहुंचते ही सुमन उन्हें बिठाकर तुरंत चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर में वो चाय और नाश्ता लेकर आ गई और फिर उनके सामने बैठकर धीमे स्वर में बोली, बाबूजी, अब आप ठीक है ना? आपको सब कुछ याद आ गया? तो महेश जी ने पास बैठी ममता जी की ओर देखा और एक गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटी, अब सब याद है। इतना कुछ याद आ गया है कि सोचकर ही दिल कांप जाता है। राजीव और सुमन की आंखें उनकी ओर टिक गई। महेश जी की आवाज़ भराई हुई थी। उन्होंने कहा, उस रात ममता जी को बस स्टॉप की बेंच पर बैठाकर मैं बस का पता करने गया था। अचानक एक ट्रक आया, तेज रफ्तार, एक तेज टक्कर और फिर अंधकार। ये सुनकर एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर महेश जी ने कहा, और जब होश आया तो सर पर पट्टी बंधी थी, यादाश्त जा चुकी थी। बस एक नाम मन में बार बार गूंजता रहा, ममता। लेकिन समझ नहीं आता था कि ये कौन है, क्यों बार बार दिल उसी की ओर खींचता है। और तुम राजीव, एक डॉक्टर नहीं, एक बेटा बनकर तुमने मुझे सहारा दिया, पहचान दी, सम्मान दिया। और आज जब ममता सामने आई, जब वो मुझसे टकराई तो जैसे मेरे अंदर कुछ टूटकर जुड़ गया। मेरी रूह लौट आई। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, बाबूजी, आप दोनों को देखकर लगता है जैसे हमें अपने माता पिता मिल गए हों। राजीव ने सर झुकाकर धीमे से कहा, आपने जो रिश्तों की मिसाल दी है उसे जीवन भर नहीं भूल सकते। महेश जी कुछ पल खामोश रहे, फिर ममता जी की ओर देखकर बोले, ममता, अब और नहीं रुक सकते यहाँ, हमें चलना होगा। यह सुनकर राजीव ने धीरे से कहा, बाबूजी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो महेश जी की आवाज़ में हल्का कंपन था, लेकिन शब्दों में दृढ़ता। बेटा राजीव, अब हमें जाना होगा। सुमित न जाने कैसा होगा, वो दिन रात हमें ढूंढता होगा। ममता जी ने भी धीमे स्वर में सिर हिलाया। हाँ राजीव बेटा, अब हमें लौटना ही होगा। तभी सुमन ने कहा, तो हम साथ चलेंगे आपको छोड़ने के लिए। लेकिन महेश जी मुस्कुराए, नहीं बेटी, बहुत कुछ कर दिया तुम लोगों ने। राजीव आगे बढ़ा और बोला,
कम से कम हमें आपको बस में बैठाने तो दीजिए। तो महेश जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद राजीव ने गाड़ी की चाबी उठाई और उन्हें लेकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। बस अड्डे पर पहुंचकर जब राजीव ने उनके हाथों में टिकट रखी तो महेश जी ने उसका हाथ थामकर कहा, तू बेटा नहीं, ईश्वर की भेजी हुई राहत है। और फिर वे दोनों चल पड़े, बिछड़े हुए रिश्तों को जोड़ने की उम्मीद लेकर। उधर सुबह सुबह घर के अंदर प्रिया रसोई में काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सुमित दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हाथ में चाय का कप था। कौन है इतनी सुबह? उसने बड़बड़ाते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने अपने माँ पिताजी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ पिताजी। सुमित की आवाज़ गले में ही अटक गई और कप उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसके आंखों से आंसू बह निकले और अपने माँ पिताजी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कितना ढूंढा लेकिन आप कहीं नहीं मिले। सुमित की आवाज़ भर्रा गई तो महेश जी ने उसे धीरे से उठाया, उसके कंधों पर हाथ रखा। उनकी आंखें नम थी और जैसे कुछ बोलने लगे तभी अंदर से प्रिया की आवाज़ आई, सुमित कौन है दरवाजे पर? वो बाहर आई और सामने महेश जी और ममता जी को देखकर जैसे पत्थर हो गई। उसकी आंखें फैल गई, चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, माँ पिताजी आप आ गए। सुमित देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। आज ही तो मैंने मन्नत मांगी थी कि नंगे पांव मंदिर जाऊंगी अगर आप मिल गए तो। वो झूठे आंसू आंखों में भरकर अपने सास ससुर के चरण छूने के लिए जैसे ही झुकने लगी तो महेश जी ने गुस्से में कदम पीछे खींच लिए और गरजते हुए बोले, बस करो, ये अपना झूठा दिखावा और ये मगरमच्छ के आंसू अब और मत बहाओ। उनकी आंखों में क्रोध था। यह सुनकर सुमित चौंक गया और बोला, पिताजी आप ये क्या बोल रहे हो? महेश जी ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा हमें किस्मत ने नहीं, तेरी बीवी की चाल ने तुमसे दूर किया था। उसने जानबूझकर हमें होटल में छोड़ दिया ये कहकर कि मैं अभी आती हूँ, आप यहीं बैठिए। हम भी मूर्ख थे जो इसके शब्दों पर विश्वास कर वहीं बैठे रहे, लेकिन ये तेरी पत्नी नहीं आई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। प्रिया अब सर झुकाए खड़ी थी। सुमित की आंखों में अब तक हैरानी थी, लेकिन जैसे उसके पिताजी ने सच्चाई बताई तो वो एकदम आग बबूला हो उठा। उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने एकदम से प्रिया की तरफ देखा जो अब भी सिर झुकाए खड़ी थी। वो रोते हुए बोली, सुमित मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की पर अब पछता रही हूँ। इतना सुनना था कि सुमित ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। प्रिया धक्का खाकर पीछे की ओर गिरते गिरते बची। गलती? इसे तुम गलती कह रही हो? तूने मेरे माँ पिताजी को सुनसान जगह पर बेसहारा छोड़ दिया और आज उनके लिए नकली आंसू बहा रही हो। प्रिया अब रोए जा रही थी। सुमित प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। सुमित ने गुस्से में उसका बैग उठाया, उसमें उसके कपड़े डाले, फिर एक झटके से उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। बस बहुत हो गया प्रिया, जिस औरत में इंसानियत नहीं हो वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। दरवाज़ा खोलकर उसने प्रिया को बाहर धकेला और बोला, अब से तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और उस बंद होते दरवाजे ने एक रिश्ते का अंत कर दिया। अब घर में एक सुकून भरी खामोशी थी। सुमित माँ पिताजी के लिए चाय बनाकर लाया। करीब 2 महीने बाद आज तीनों ने एक साथ बैठकर चैन की सांस ली थी। दोस्तों, माँ बाप वो नींव होते हैं जिन पर हमारा पूरा वजूद टिका होता है। उनका साथ सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्हें खो देना खुद को खो देने जैसा लगता है। इसलिए अपने माँ बाप को कभी बोझ मत समझिए, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है माँ बाप तब भी खड़े मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।